नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करते हैं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण अरब सागर से लेकर खाड़ी के समुद्र तक बड़े खतरे की। बताएंगे आपको कि कैसे समुद्र के बड़े इलाके में जहरीला तेल फैल गया है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और ये इस इलाके के कई देशों के लिए एक बड़ा खतरा कैसे बनता जा रहा है। इसके अलावा एपिसोड में हम चर्चा करेंगे पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के बिगड़ते हालात की। बताएंगे कि कैसे यहाँ पाकिस्तान से अलगाव की आग चरम पर पहुंच गई है, किस तरह पाकिस्तान यहाँ बर्बर तरीके से विद्रोह को कुचल रहा है और जानेंगे कि पाकिस्तान अब कैसे यहाँ एयरफोर्स का इस्तेमाल कर बम बरसा रहा है। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान और अमेरिका आमने सामने। ट्रंप के अमेरिकी नियंत्रण के दावे को तेहरान ने किया खारिज। अब्बास अराक्ची की चेतावनी, कहा खुफिया नाकामी के चलते गलत आकलन कर रहा अमेरिका। ईरान युद्ध के बीच ओमान में नया संकट, समंदर में फैला हजारों वर्ग किलोमीटर तेल। ओमान के तट पर पहुंची तेल रिसाव की आफत, कई हफ्तों से जारी रिसाव, समुद्री इकोसिस्टम पर बड़ा खतरा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के जापान के दावे वाले कुरिल द्वीप के दौरे से भड़का टोक्यो। रूसी राजदूत को तलब कर जताया कड़ा विरोध, बोला हमारा हिस्सा। द्वीप को लेकर दोनों देशों के बीच बरसों पुराना विवाद। युद्ध के बीच रूस यूक्रेन के बीच शवों की अदला बदली। रूस ने सौंपे 261 तो यूक्रेन ने 24 रूसी सैनिकों के शव। क्रीमिया में रूसी सैन्य अधिकारी की मौत। रूसी आर्स्ट तेल रिफाइनरी हमले के बाद बंद। कोलंबिया में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 265। लगभग 500 लोग अब भी लापता। अंतिम चरण में पहुंचा राहत और बचाव अभियान। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पश्चिम एशिया में जारी जंग अब अरब सागर से लेकर खाड़ी तक के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही है। ओमान के तट पर कच्चे तेल का रिसाव लगातार फैल रहा है, जिससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र संकट में है। अल हलानिया द्वीप के पास फंसे टैंकर से रिसते तेल ने करीब 40 किलोमीटर के तटीय इलाके को प्रभावित किया है। आखिर इस तेल आपदा का जिम्मेदार कौन है और अरब सागर से लेकर खाड़ी तक कितना बड़ा पर्यावरणीय खतरा मंडरा रहा है? आइए इस पर आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। पश्चिम एशिया जमीन से लेकर समुद्र तक बारूद पर खड़ा है। पिछले कई महीनों से हॉर्मुज स्ट्रेट युद्ध का मुख्य अखाड़ा बना हुआ है। गोलियों और मिसाइलों की बौछार के बीच ओमान तट पर समंदर का रंग बदल गया है। ये बम और बारूद से नहीं बल्कि सैकड़ों लीटर कच्चे तेल के रिसाव के कारण हुआ है, जो अब पर्यावरणीय संकट में तब्दील होता जा रहा है। तेल की मोटी परत अब ओमान की समुद्र की सीमा पार कर मुख्य भूमि तक पहुंच चुकी है। रास मदरकाह तट का करीब 40 किलोमीटर का समुद्री किनारा प्रभावित होने की खबर है। दरअसल जून में एक तेल टैंकर कैरोलिन बेजेंगी ओमान के अल हलानिया द्वीप के पास फंस गया। इस टैंकर पर करीब 8 लाख बैरल रूसी कच्चा तेल लदा हुआ था। जहाज के चालक दल ने उस वक्त एक संभावित विस्फोट की सूचना दी थी, जिसके बाद जहाज से तेल का रिसाव शुरू हुआ और अब तक जारी है। अधिकारियों ने तेल के फैलाव का क्षेत्र करीब 400 वर्ग किलोमीटर बताया था, लेकिन ये इससे कहीं ज्यादा बताया जा रहा है। सबसे बड़ी चिंता है अल हलानिया द्वीप समूह को लेकर। यह इलाका समुद्री जैव विविधता के लिहाज से बेहद अहम है और यहाँ समुद्री कछुओं समेत कई प्रजातियों के संरक्षण के लिए मैरीन रिजर्व बनाया गया है।
पर्यावरणविद चेतावनी दे रहे हैं कि अगर तत्काल कोई कदम नहीं उठाया गया तो ये संकट अभूतपूर्व तेल आपदा में बदल जाएगा। कहानी सिर्फ ओमान तक सीमित नहीं है। ईरान, अमेरिका, इजराइल संघर्ष के बीच पूरे अरब सागर और अरब की खाड़ी में पर्यावरणीय खतरे बढ़ रहे हैं। ईरान के कैश्म द्वीप के दक्षिणी तट पर मौजूद मैंग्रोव जंगलों में भी तेल प्रदूषण की खबरें सामने आई हैं। ईरान में तेल रिफाइनरियों, ईंधन भंडारों और औद्योगिक ठिकानों पर हमलों से निकलने वाला धुआं और जहरीले कण भी लंबे समय तक पर्यावरण को प्रभावित कर सकते हैं। इसका सीधा असर मछलियों और मछली पकड़ने वाले समुदायों की आजीविका पर पड़ सकता है। अगर तेल प्रदूषण तटीय इलाकों तक बड़े पैमाने पर पहुंचता है तो डिसैलिनेशन प्लांट्स यानी समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने वाली सुविधाएं भी खतरे में पड़ सकती हैं। अरब की खाड़ी में पानी की सुरक्षा के लिए इन संयंत्रों की भूमिका बेहद अहम है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस तबाही की जिम्मेदारी कौन लेगा? पश्चिमी देश इस तेल टैंकर को शैडो फ्लीट का हिस्सा बता रहे हैं। कई देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद इसे रूसी तेल की ढुलाई में इस्तेमाल किया जा रहा है। जहाज चीन में पंजीकृत है, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो ऐसे मामलों में जिम्मेदारी तय करना बेहद मुश्किल होता है। पर्यावरणविदों को डर है कि अगर टैंकर कमजोर होकर टूट गया तो बचा हुआ तेल भी समुद्र में फैल जाएगा। अरब की खाड़ी पहले से ही बेहद संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र है। यहाँ अपेक्षाकृत उथली और अर्ध बंद समुद्री व्यवस्था होने के कारण पानी में फैला प्रदूषण आसानी से बाहर नहीं निकल पाता। इसीलिए इसे सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए पर्यावरणीय संकट माना जा रहा है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक बंसल, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आलोक जी, पहला सवाल यही है कि ये कितना बड़ा संकट है जो ओमान के तट के पास ये तेल फैल गया है जहाज से, और बताया जा रहा है कि अब ये खाड़ी से लेकर के अरब सागर के जो खाड़ी का मुहाना है वहां तक ये तेल फैल चुका है। कितना बड़ा संकट इसको आप कहेंगे? देखिए, एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल संकट है और इसके कारण जो समुद्री जीव जंतु हैं, जो पूरा इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा। ओमान की जो कोस्ट लाइन है, जहाँ पे की जो तटीय क्षेत्र है, वहां पे ये ऑयल स्पिल फैलेगा और इसको हटाने में काफी समय लग जाएगा। और ये जो है समुद्र का जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, उसको इतना ज्यादा दूषित करेगा कि जिस जगह पे ये तेल रहेगा वहां पे मरीन लाइफ जो है, मछलियां हैं, जो अन्य जीव जंतु हैं, वो काफी हद तक मरेंगे। और उसका असर जो मछली पकड़ने वाले लोग हैं, मछुआरे हैं, उनके ऊपर, वहां की पूरे अन्य जो पूरा जो एक इकोसिस्टम है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। आलोक जी, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कुछ कहते हैं, और जब इस तरह की स्थिति बन जाती है तो उसको दूर करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? पहली चीज तो यह है कि ऐसे जहाज पर हमला करना जो कि फारस की खाड़ी से काफी दूर हो, ओमान के तट पर हो, मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा ही इसको वाजिब ठहराना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ओमान का जो तट है वो ईरान के तट से भी दूर है और फारस की खाड़ी से भी दूर है जहां पे ये हमला हुआ। और ये सोचना कि वो जहाज आगे चलकर यहां जाएगा या वहां जाएगा, ये मेरे ख्याल से ये जो प्रीएम्पशन का जो सिद्धांत है, इसको थोड़ा ज्यादा खींचना है। तो पहली चीज तो जिसने हमला किया वो मेरे ख्याल से काफी हद तक जिम्मेदार है कि आप इस तरीके के जहाज पर हमला कर रहे हैं जिसका आपको मालूम है कि जिसका एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल कॉस्ट हो सकती है, और उसको होना चाहिए। दूसरा, अब जो जिस राष्ट्र की सीमा में है, जैसे ओमान है, तो ओमान के लिए आवश्यक हो जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो खराब प्रभाव पड़ेगा वो ओमान के ऊपर पड़ेगा। उसकी जो समुद्र, जो उसका जो वातावरण है, उसके यहाँ जो मछलियां हैं, उसके यहाँ जो मेरीन रिसोर्सेज हैं, वो सारे खत्म होंगे। कोस्ट लाइन खराब हो जाएगी। जो पर्यटक आना चाहें या कोई वहां के नागरिक भी अगर तटीय क्षेत्र में जाने लगे तो तेल के कारण वो क्षेत्र जो है इस योग्य नहीं रह जाएगा कि जहां लाए। तो ओमान को कार्य करना पड़ेगा। और जिस कंपनी का जहाज है, हालांकि उनका तो यही कहना होगा कि भाई हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो यहाँ पे वेट कर रहे थे, आपने हमला कर दिया। क्योंकि ऑयल के व्यापार में कई ऐसे जहाज होते हैं जो क्रूड से लदे होते हैं और वेट करते हैं कि भाई जहां पे उनको आदेश मिला कंपनी की तरफ से, वहां जाओ और दे दो। तो अब इसमें किसी की जिम्मेदारी तय करना इतना आसान नहीं होगा। और इसमें हमें समझना चाहिए कि समुद्री व्यापार में जहाज किसी भी देश का झंडा फहरा रहा होगा
और किसी और देश की कंपनी हो सकती है, और जो उसके जो क्रू होंगे वो कई अन्य देशों के हो सकते हैं, और कार्गो जो है वो किसी अन्य देश से लोड किया हुआ हो, और कहां जाएगा ये तो उनको शायद कई बार पता भी नहीं रहता, ये लोग समुद्र में इंतजार करते रहते हैं। तो ऐसे में जिम्मेदारी स्थापित करना मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल है। तो मेरे हिसाब विचारों से तो सबसे बड़ा जो दोषी है वो है जिसने इस तरीके के जहाज पर हमला किया। ठीक है, आलोक जी हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहां पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक। बच्चों को ये तो पता है कि जब तक पापा है तब तक सब सही है, पर उन्हें ये नहीं पता कि कल अगर पापा नहीं रहे तो क्या होगा, क्योंकि आपने तो टर्म इंश्योरेंस लिया ही नहीं। थोड़ा तो समझदारी से काम लीजिए, पॉलिसी बाजार से टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। परिवार सबसे पहले। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद है। हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। बलूचिस्तान में हिंसा ने एक बार फिर आम लोगों के घरों में मातम पसरा दिया है। पाकिस्तानी सेना के कथित हवाई हमलों में नागरिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। इसके विरोध में कई इलाकों में बाजार बंद हैं और सड़कों पर शव रखकर इंसाफ की मांग हो रही है। वहीं बीएलए के हमलों और पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई के बीच बलूचिस्तान में हिंसा का चक्र लगातार गहराता जा रहा है। आइए आपको ताजा घटनाक्रम पर एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। घरों में मातम पसरा हुआ है, सड़कें सुनसान हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग पर शव रखकर इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है ताकि बलूचिस्तान के शासकों के कान तक उनकी आवाज पहुंच जाए। गुरुवार को बलूचिस्तान के सोराब, खुजदार, कलात, मस्तुंग, नोशकी समेत कई इलाकों में बुधवार को हुए हमले के विरोध में बाजार और दुकानें बंद रहीं। ये पाकिस्तानी हुक्मरानों पर आरोप लगा रहे हैं कि अभी तक दमन क्या कम था, जो अब आम बलोच नागरिकों पर आसमान से बम गिराए जा रहे हैं। बलूच संगठनों का दावा है कि पाकिस्तानी वायुसेना ने सुराब और आसपास के इलाकों में हवाई हमले किए। इन हमलों में करीब 30 आम नागरिकों के मारे जाने का आरोप है। मरने वालों में महिलाएं और बच्चों के शामिल होने की बात कही जा रही है। बलूच राजनीतिक कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने इन हमलों की तस्वीरें और वीडियो साझा करते हुए F-16 लड़ाकू विमान के इस्तेमाल का भी दावा किया है। बलूच संगठनों का आरोप है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में सैन्य कार्रवाई के जरिए अलगाववादी आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रहा है। वहीं पाकिस्तान का कहना है कि उसकी कार्रवाई बलूच विद्रोही संगठनों के खिलाफ है। दरअसल बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना इस वक्त बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA के हमलों का सामना कर रही है। BLA ने अगस्त में अब तक कई पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों को मार गिराने का दावा किया है। वहीं पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक हालिया झड़पों में 10 विद्रोही मारे गए हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों ने एक कार बम विस्फोट का भी दावा किया है। उनके मुताबिक विस्फोटक से भरी कार समय से पहले फट गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई। पाकिस्तान का दावा है कि इनमें 8 हमलावर और 3 आम नागरिक शामिल थे। इसी बीच BLA ने भी पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ कई हमलों का दावा किया। चगाई में एक पुलिस स्टेशन को निशाना बनाए जाने की खबर है। इसके अलावा झाओ इलाके में सैन्य कैंप, खुजदार में सुरक्षा बलों और वाद में सैन्य वाहनों पर हमले के दावे किए गए हैं। हालांकि इन हमलों में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को हुए नुकसान की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। पाकिस्तानी सेना का हवाई हमला बलूच विद्रोहियों द्वारा 11 अगस्त को मनाए गए स्वतंत्रता दिवस के एक दिन बाद हुआ है। हमले से बौखलाए अलगाववादी संगठन रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने 14 अगस्त को ब्लैक डे के रूप में मनाने का आह्वान किया है। इस दिन पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। संगठन ने पाकिस्तान और बलूचिस्तान को 2 अलग अलग देश बताया है। बलूचिस्तान में हिंसा का ये सिलसिला अब एक खतरनाक चक्र में बदलता दिखाई दे रहा है। विद्रोहियों के बढ़ते हमले और पाकिस्तानी सेना की तेज होती कार्रवाई के कारण
आम नागरिकों के मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जो पाकिस्तानी सेना की बौखलाहट को दर्शाता है। इस पर बात करेंगे। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। आलोक जी, ये जो हालात बने हुए हैं बलूचिस्तान में, अभी 11 अगस्त को बलूचिस्तान के लोगों ने अपना वहां पर आज़ादी दिवस मनाया और उसका इतना फर्क पूरी दुनिया में देखा गया कि कहीं ना कहीं जिस तरह के हमले पाकिस्तान की ओर से वहां पर हुए हैं, बलूच संगठन कह रहे हैं कि पाकिस्तान वहां पर एयरफोर्स का भी इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान कह रहा है कि वो BLA पर हमले कर रहा है, लेकिन संगठनों का कहना है कि काफी आम नागरिक वहां पर मारे जा रहे हैं। आलोक जी, अपना सिस्टम अनम्यूट कर लीजिए। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान का एक इतिहास रहा है कि उसने कभी भी अपने नागरिकों पर हवाई हमले करने में कोताही नहीं बरती। अगर आप देखें 73 में जब बलोचों का विद्रोह हुआ था, तब ना उन्होंने अपनी वायुसेना का प्रयोग किया था, बल्कि शाह ऑफ ईरान ने जो ईरानी वायुसेना दी थी उसका भी प्रयोग किया था। अभी भी आप देखें, जब ऑपरेशन ज़रबे अफ़ज़ हुआ था तो उत्तरी वजीरिस्तान पे उन्होंने वायु हमले किए। अब जब आप हवाई जहाज से बम गिराते हैं तो बम ये नहीं देखता कि नीचे BLA का लड़ाका है या नीचे एक बच्चा खेल रहा है या एक महिला है, तो वो बम तो नीचे जाके फटना है। और इस तरीके के हमलों में एक बड़ी संख्या में एक आम नागरिकों की हत्या होती है, और वही पाकिस्तान में हो रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जो सशस्त्र सेनाएं हैं, उन्होंने कभी भी इस बात की चिंता नहीं करी कि इस तरीके की घटनाक्रम में कितने बलोच मारे जाएंगे। जब भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में विशेषकर, तो पाकिस्तान की सेनाएं कोलैटरल डैमेज या आम नागरिकों की जानो माल की चिंता नहीं करती। आलोक जी, कुछ दिनों पहले, शायद 1 साल हो गया है, जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनका ये कहना था कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सॉल्यूशन इसका निकालना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान लगातार वहां पर मिलिट्री सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहा है। लोग पाकिस्तान के पूरी तरह से खिलाफ हैं, लेकिन पाकिस्तान उन पर, अपने ही लोगों पर एयरफोर्स से बम बरसा रहा है। क्या पाकिस्तान कभी इसका कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालने की ओर आगे बढ़ेगा? देखिए, इसका सॉल्यूशन हमेशा सिर्फ राजनीतिक ही निकल सकता है, क्योंकि अभी तो 2 दशक से ज्यादा हो गए बलूचिस्तान में जो हिंसा चल रही है उसको चलते हुए। 2004 के करीब हिंसा शुरू हुई थी और आज 2026 में हम हैं, और इसका राजनीतिक समाधान ही हो सकता है, और इसीलिए नवाज शरीफ साहब का ये कहना है। लेकिन आज की तारीख में पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो सेना के हाथ में है। शहबाज शरीफ सिर्फ नाम के प्रधानमंत्री हैं, तो और इस समय जो सेना के प्रधान हैं असीम मुनीर साहब, वो इन सब चीजों में उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। उनको लग रहा है कि वो एक इस्लामिक नेटो बना लेंगे, वो अमेरिका और ईरान के बीच में मध्यस्थता करेंगे, तो वो लग रहा है कि वो वैश्विक स्टेट्समैन है, बजाय इसके कि उनको अपने देश के नागरिकों की जानो माल की चिंता हो। ऐसा हो ही नहीं रहा। तो उसी का हम नजरिया देख रहे हैं कि नवाज शरीफ जो रूलिंग पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं कि राजनीतिक समाधान होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक समाधान के लिए सरकार तैयार होनी चाहिए ना, और ये सरकार इस तरीके के किसी समाधान के लिए तैयार दिख नहीं रही है। ये जो है निर्दोष नागरिकों को खत्म करने में लगी हुई है, उनको मारने में लगी हुई है। तो वो स्थिति चल रही है, और जब तक ऐसी स्थिति चलेगी समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। करीब करीब पाकिस्तान का 43% हिस्सा बलूचिस्तान है। उसमें अगर हम उत्तरी क्षेत्रों को छोड़ भी दें तो एक बड़ी संख्या, बड़ा क्षेत्रफल है जहां बलोच रहते हैं, और इस पूरे क्षेत्र में आप सैन्य कार्रवाई के द्वारा आप कब्जा करना चाहें तो संभव है नहीं। और आज की तारीख में हालात ऐसे हैं कि सिर्फ बड़े शहरों को अगर 2-4 को छोड़ दिया जाए तो उसके बाहर सूर्यास्त के बाद बलोच राष्ट्रवादी गुटों का आधिपत्य होता है, ना कि पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं का। और जहां तक सवाल नगरों और गांवों, दूर दराज के गांवों और सुदूर इलाकों की बात है, वहां तो 24 घंटे बलूचिस्तान के जो राष्ट्रवादी संगठन है उनका आधिपत्य है। यहां तक कि पाकिस्तान की संसद में उनके एक सांसद ने यह कहा था कि बलूचिस्तान में जाने के लिए तो अब आपको पासपोर्ट लगता है। जी आलोक जी, संक्षेप में बताइएगा, क्या बलूच अभी इस वक्त पे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे बलूचों की इस आवाज को अब सुना जाने लगा है?
देखिए, बलोच काफी समय से कोशिश कर रहे हैं, कुछ हद तक उनकी आवाज सुनी जा रही है, लेकिन जब तक कोई बड़ा राष्ट्र उनकी बात नहीं उठाएगा, जैसे भारत सरकार ने अब उनकी बात कुछ हद तक उठानी शुरू की है, पर अभी मेरे ख्याल से इसके लिए काफी जाना है। बलोच संगठन जो है यूरोप के देशों में और खाड़ी के देशों में और उसके साथ साथ जेनेवा और न्यूयॉर्क में भी इस तरीके के कदम उठा रहे हैं। और विशेषकर इस समय जब यूके के अंदर पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में हुए उपद्रवों के कारण वहां का जो मीरपुरी डायस्पोरा है वो पाकिस्तान के खिलाफ है। इस वक्त बलोचों की जो कोशिशें हैं वो शायद ज्यादा रंग ला सकती हैं अगर वहां पे ज्यादा मेहनत की जाए। आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। दक्षिण कोरिया का इंचियोन एयरपोर्ट इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रैफिक के मामले में लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट को पीछे छोड़ पहली बार दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बन गया है। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक दक्षिण कोरिया के मुख्य गेटवे इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने इस साल के पहले 6 महीनों में 3.84 करोड़ इंटरनेशनल यात्रियों को सेवा दी। वहीं हीथ्रो 3.79 करोड़ यात्रियों के साथ दूसरे स्थान पर रहा और उसके बाद सिंगापुर का चांगे एयरपोर्ट 3.45 करोड़ यात्रियों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो डेला एस्प्रियला ने बुधवार को सोमवार को आए भूकंप से तबाह हुए अस्पतालों, स्कूलों, घरों और बुनियादी ढांचों के पुनर्निर्माण में मदद के लिए एक आपातकालीन कोष बनाने का संकल्प लिया। इस भूकंप में 265 लोगों की मौत हो गई और लगभग 500 लोग लापता हो गए हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में किशोरों के अकाउंट पर बैन के बाद से उसने 7,50,000 से ज्यादा ऐसे अकाउंट हटा दिए हैं जिनके बारे में शक था कि वो 16 साल से कम उम्र के ऑस्ट्रेलियाई लोगों के हैं। वहीं अमेरिका में बच्चों पर सोशल मीडिया के प्रभाव को लेकर 29 राज्यों की ओर से कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है, जिसकी सुनवाई शुरू हो गई है। वेनेजुएला में लंबे समय से जारी राजनीतिक संकट के बीच अंतरिम सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत का पहला दौर पूरा हो गया है। 6 दिनों तक चली इस महत्वपूर्ण बातचीत में दोनों पक्षों ने राजनीतिक सुलह और देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली की दिशा में आगे बढ़ने पर सहमति जताई है। दोनों पक्ष सुप्रीम ट्रिब्यूनल ऑफ जस्टिस यानी TSJ के मूल कानून में बदलाव सहित न्याय व्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अमेरिका ने बर्थ टूरिज्म के खिलाफ एक नए अभियान के तहत 600 से ज्यादा विदेशी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि उसने बर्थ टूरिज्म प्रिवेंशन टास्क फोर्स नाम की एक विशेष टीम बनाई है। इसका काम उन वीजा धारकों की पहचान करना है जो अमेरिका में बच्चों को जन्म देने के लिए वहां गए थे। साथ ही उन लोगों और नेटवर्क का पता भी लगाना है जो ऐसी यात्राओं की व्यवस्था करते हैं। 12 अगस्त 2026 यानी कि कल लगा पूर्ण सूर्य ग्रहण हजारों मील का सफर तय करने और यूरोप में शानदार नजारे दिखाने के बाद अब दुनिया भर में खत्म हो गया है। लोगों ने कई जगहों से आंशिक और पूर्ण ग्रहण के नजारे देखे। स्पेन के बेलोरिया ला बुएना में 1 मिनट 37 सेकंड तक पूर्ण ग्रहण का अनुभव किया गया। फ्रांस और ट्यूनीशिया से भी शानदार तस्वीरें सामने आई जहां लोगों ने इस ग्रहण को देखा। वक्त बदला है।